हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को क्लास 10th का 1.1 प्रश्नावली का दूसरे सवाल के 2 पॉइंट्स को हमने बताया था। आज उसका तीसरा पॉइंट है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और साथ ही साथ हमें बताना है कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उस संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। तो हमारा संख्या क्या था? 336 और 54 1.1 प्रश्नावली का 1.1 प्रश्नावली का दूसरे सवाल का तीसरा पॉइंट क्या है? है 336 और 54। 336 और 54। तो सबसे पहले इसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकाल देते हैं। 2 फिर उसके बाद पुनः फिर 7 7, फिर 54 का निकाल देते हैं। 3 3 जा 9 और 3 3 5 3। ठीक है। 3 3 6 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 7, यानी 2 के पावर में 4 और 3 के पावर में 1, 7 के पावर में 1 लिख देना। 54 इक्वल टू क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 के पावर में 1 इंटू 3 के पावर में 3। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? जो दोनों में मिले, एक तो सबसे पहले हमें 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, तो 2 3 जा 6, इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ। अब एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? हमने बताया था कि इन दोनों में जो सबसे बड़ा पावर वाला उसको लिख दो। 2 के पावर 1 और 2 के पावर 4 में सबसे बड़ा पावर किस 2 का कितना है? 4। 3 का सबसे बड़ा पावर 3 के पावर 3, और 7 है नहीं दोनों में, तो उसको भी लिख लेंगे। 2 का 4 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 3 का 3 बार गुणा, 3 तक का 9 3 27 गुणे 7। यहाँ से 16 7 112 इंटू 27, 27 दूना 54, 5 आपका बच जाता है। 27 एकम 27 5 32, यानी 3 बच गया। 27 एकम 27 और 3 30 हो गया। अब हम जांच कर लेते हैं कि क्या हम वो दो संख्याओं को x और y मान लेते हैं इंटू एलसीएम इंटू एच सी एफ। एक्स का मान हमारा 336 इंटू 54 इक्वल टू 30 24 गुणे 6 गुणा कर लेते हैं। 4 6 24, 4 3 12 2 14, 4 3 12 और 2 12 1 13, 5 36
5 15, 30, 5 15 और 3 18, और फिर 5 15 और 1 16, 4 4 1 8 181 44। इसका भी गुणा कर देते हैं 24, इधर भी वही आ गया और इधर भी वही आ गया। इसका मतलब ये सत्य है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, ये सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का पहला, एचसीएफ एंड एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। पहला है 12, दूसरा 15 और तीसरा 21। तो यहाँ से 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा 15, 3 5 जा और 5 1 जा। यहाँ से 21, 3 7 जा 7 1 जा। 12 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर क्या हो जाएगा 1। 15 इक्वल टू 3 इंटू 5, 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1, और 21 इक्वल टू 3 इंटू 7, 3 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1। चलिए एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, तीनों में जो मिलेगा वही एचसीएफ हो जाएगा। तो ऐसी कोई संख्या दिख रही जो तीनों में हो, यानी 3 है तो 3 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 के पावर में और कहीं कुछ दिया है नहीं दिया है उतार लो ऐसे, 3 के पावर 1 3 के पावर 1 3 के पावर 1 सब बराबर, इसको ऐसे लिख दो। फिर 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1, 2 2 जा 4, 5 इंटू 7 कितना आ जाएगा 420। तो एचसीएफ इसका 3 आ जाएगा और एलसीएफ कितना आ जाएगा 420। अगला क्वेश्चन है 17 23 और 29। दूसरा क्या है 17 23 और 29। तो ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, यानी डायरेक्ट खुद के ही टेबल में आ जाएंगी ये। 17 इक्वल टू 17, 23 इक्वल टू 23 और 29 इक्वल टू 29। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, तो कोई ऐसा भी हो सकता है कि तीनों जो आपकी संख्या है उसमें कोई संख्या उसका अभाज्य गुणनखंड आपस में ना मिले। जैसे यहाँ 17 23 29, तो कोई संख्या आपस में नहीं मिल रही है। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। जब कुछ भी ना मिले तो एचसीएफ कितना ले लेते हैं 1, और एलसीएम क्या हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 23 का 17 से 1 हो जाएगा, 7 1 21, 2 बचेगा, 7 दूनी 14 और 2 16, 3 2 1 9 3 इतना आ गया। अब 3 9 1 में हम 29 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 यानी 1, 8 यहाँ बच गया। 9 3 जा 27, 8 35, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 1 7, 9 3 3। देखिए ये
ये हमारा आंसर आ रहा है 11,339 1 पॉइंट। जी करेक्ट है। एचसीएफ हमारा 1 और एलसीएम 11,339। ये हमारा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन तीसरे सवाल में और है, उसको भी हल कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास बचेगा 3 सवाल और, उसको भी करवा के फिर अगली वीडियो कल आएगी, जो कि 1.2 प्रश्नावली का होगा। सारा सवाल 25 तो 4 जाए 2 1 हो जाएगा 9 3 3 जा 9 1 हो जाएगा 25 5 1 जा 5। चलिए 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 के पावर 3 9 इक्वल टू 3 इंटू 3 यानी 3 के पावर 2 और 25 इक्वल टू 5 इंटू 5 5 के पावर 2। देखिए इसमें भी कोई संख्या मिल नहीं रही नीचे ऊपर तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 1 और एलसीएम क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 3 के पावर 2 5 के पावर 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 3 जा 5 5 जा 25। आठ का इसमें गुणा कर लो 0 इंटू 9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी एचसीएफ 1 आ जाएगा और एलसीएम 1800 1800। चलिए तीसरा सवाल खत्म हुआ। अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एचसीएफ फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 306 और दूसरा लिखा हुआ है 657 इक्वल टू 9। तो एलसीएम 306 ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए ये तो बहुत सिंपल सवाल है। हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो संख्या हमारी क्या है, एक तो हमारी 306 है, गुणनफल का मतलब गुणा, और दूसरी 657 है। एलसीएम हमें ज्ञात करना है और एचसीएफ हमारा कितना है 9। तो यहाँ से एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 306 इंटू 657। देखो इधर मल्टीप्लाई में है तो जब इसको इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, इसको काट देंगे यहाँ से, यानी भाग दे देंगे। तो 3 और 3 4 34 का गुणा कर देंगे 657 में, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 7 28, 4 5 20 2 22, 4 6 24 2 26, 3 7 21, 3 5 15 2 17 और 3 6 18 18 1 19। यहाँ से 8 3 3 यानी क्या आ जाएगा आंसर, एलसीएम क्या आ जाएगा 22,338। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या क्वेश्चन थोड़ा सा और इसमें लिखा गया, लेकिन मैं शॉर्ट में थोड़ा सा लिखा हूँ। 6 के पावर n, देखिए 0 पर समाप्त तभी होगी
जिस संख्या के ऊपर पावर लगा अगर उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का होगा, तभी किसी भी संख्या के पावर में अगर है कोई पावर लगा हुआ है तो 0 पर समाप्त तभी हो सकती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 संख्या उपस्थित हो। यानी 6 के पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 के पावर n। देखिए इसमें 2 तो उपस्थित है, 2 तो है, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो यह संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। लिखना कैसे है, आपको एक लाइन लिखना है कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, अतः क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ, अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ये इसका आंसर लिखना है, ठीक है। 0 पर समाप्त कब होगी, जब दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का होगा, मतलब 2 और 5 उसमें उसके अभाज्य गुणनखंड में आएगा, तभी वो संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। अगला यानी छठा क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और दूसरी संख्या क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या है क्यों? भाज्य संख्याएं हैं क्यों? तो ये तो पहले कह दिया कि भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन कारण लिखना क्यों, तो हम चेक कर लेते हैं क्यों। 7 × 11 × 13 प्लस, देखो ये एक पद हो गया, एक पद ये, तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन हमें दिख रहा है 13, इसको बाहर कर लेंगे। यहाँ से हो जाएगा 7 × 11 × 1 प्लस 1, तो 13 × 77 प्लस 1, 13 × 78। देखो दो संख्याओं का ये इस मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये संख्या भाज्य है। अब क्यों है ये लिख देना है, यहीं पे आपको पता चल गया, यहाँ लिख दो, यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसका एक से अधिक गुणनखंड है। बस इतना ही लिख देना। अगला भी चेक करते हैं, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। देखो दोनों में ये तो पूरा यहाँ तक प्लस के इधर पूरा एक पद है, प्लस के बाद एक पद, तो दोनों में 5 कॉमन है, तो 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 1, नहीं सॉरी 2 भूल गए यहाँ, 2 × 1 प्लस 1। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, सात 42 दूना कितना होता है 84, 7 42 दूना 84 गुणे 4 × 12 प्लस 1, तो 5, 12 × 4 = 48, 12 × 8 = 96,
और 4 क्या हो जाएगा 100 प्लस 1, यहाँ से 5 इंटू, देखिए ये भी दो संख्याओं का ये मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब ये भी एक से अधिक के टेबल में आ जाएगा। यहाँ भी क्या लिखना, यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है क्योंकि इसका एक से अधिक गुणनखंड है, एक से अधिक गुणनखंड है। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन वो भी है। कह रहा है किसी खेल मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्त के आकार का पथ यानी रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। मान लो यहाँ सोनिया है, सोनिया यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, यहाँ 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 तक पहुँचती है, उसको कितना मिनट लगता है 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है और यहीं से रवि चलना स्टार्ट करता है, यानी रवि भी यहीं से चल रहा है और उसको यहाँ आने में पहुँचने में कितना मिनट लगता है 12 मिनट। तो ये तो आपको पता चल गया कि रवि तेज़ दौड़ रहा है, तेज़ी से चल रहा है, इसीलिए उसको समय कम लग रहा है, और ये धीरे धीरे चल रही है इसलिए इसको समय ज़्यादा लग रहा है। तेज चलेंगे तो कहीं पहुँचेंगे, जल्दी पहुँच जाएंगे, और धीरे चलेंगे तो देर में पहुँचेंगे, क्योंकि धीरे ही चलना चाहिए। अब फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, मान लीजिए वे दोनों एक ही साथ एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ रवि यहाँ है, यहाँ से रवि चल रहा है और यहीं से सोनिया चल रही, तो बताना है कि ये प्रारंभिक स्थान पर पुनः एक साथ कब मिलेंगे। तो आप देखो 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54 और 12, इसका कुछ करना नहीं, केवल आपको एलसीएम निकाल देना है। अब देखो दोनों में कौन सी संख्या मिल रही है 36, यानी 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे केवल एचसीएफ आपको ज्ञात करना था। ये 7वां क्वेश्चन है और इसके साथ 1.1 प्रश्नावली समाप्त हुई, और 1.2 प्रश्नावली कल की वीडियो में आएगी। आप तब तक इन क्वेश्चनों को हल कीजिए। जो भी सवाल आपको समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं उस सवाल को दोबारा हल करवाने की कोशिश करूँगा। और हमारे वीडियो को साथ ही साथ आप लोग हमारे वीडियो और हमारे चैनल को कृपानिधि पाठक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।